हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और मैं आप लोगों को सीटेट का जो है सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें आज का जो है 7 जुलाई 2019 का सेट हमने लिया है और इसमें जो है आप लोगों को सीडीपी का सेट 7 जुलाई 2019 का सीडीपी का हमने 30 सवाल करवा दिए थे और आज हम लोग मैथ का जो है 30 सवालों को देखेंगे, जिसमें कंटेंट पार्ट और पेडागोजी दोनों हो गए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपको पता है कि बहुत ही नज़दीक आ गया, 20 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, और आप लोगों को सेट प्रैक्टिस जितना करके जाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए आज का एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। मतलब आपको निगेटिव चुनना है, नहीं दिया है। ठीक है, तो मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करके, तो ये तो किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यथावत रटने। अब देखिए, रटने वगैरह से जो भी चीजें आता है वो सभी निगेटिव होता है, क्योंकि पढ़ाई जो होता है ये आपको रटने से नहीं होता है, क्योंकि वो लॉजिकल होता है, थिंकिंग बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। यहाँ भी नहीं है पूछा है तो वो ढूंढेंगे। कहता है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। तो सही बात है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अगर डेली के आपके कार्य का उससे संबंध अगर रिलेटेड है तो वो चीजें और भी ज्यादा समझ में आती है। अगला है कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो ये भी आपका सही है, हमें तो इसमें निगेटिव चुनना है। कहता है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। देखिए, समय के नियम का कठोरता से पालन करना, तो ये आपका इसमें नेगेटिव आ जाता है। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपका कंटेंट पार्ट का है। इसमें कहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 जो है टेनिस खेलते हैं, 1/16 जो है शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी खेलते हैं। कहता है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है 160 है, जबकि वॉलीबॉल का इसमें दिया हुआ है कितना फ्रैक्शन में 1/4। तो 1/4 स्टूडेंट का वैल्यू कितना है 160, तो 1 कितना हो जाएगा, तो 160 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 ये क्या होगा, यही तो टोटल होगा ना, फिर ये टोटल। अब इसमें बोला है कि शतरंज खेलते हैं कितने छात्र, ये आपको बताने हैं। तो टोटल आपका 160 गुना 4 है। इसको जब तक जरूरत ना हो तब तक उसको गुना मत कीजिए, क्योंकि बाद में कटने वाला है। ठीक है, तो शतरंज के लिए यहाँ पे कितने हैं 1/16, तो शतरंज। ठीक है, तो 160 गुना 4 और इसी का 1/16 करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 जो है हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है 18 पूर्णांक 3/4 में कितने चतुर्थांश है। तो देखिए, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, तो 18 चुका 72 के 75, 75/4 चतुर्थांश मतलब 1/4 कितने हैं, तो इसका 1/4 कर दीजिए। ठीक है, तो 75/4 और ये आपका 4/1 होगा, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 है। ठीक है, 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है आपका। इसमें दिया है कि 2, 3, 4, 6, 8, 7 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और योग करने पर एकदम संभव संख्या क्या होगी। तो देखिए, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी डिजिट हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है 8 है और इधर 7 है, क्योंकि 2 संख्या बनानी है आपको लार्जेस्ट और दोनों को सम करनी है।
तो सबसे पहले एक 8 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। अब इसके बाद इसको बड़ी संख्या अगर बनाएंगे तो 6 3 करके लिख सकते हैं, 6 से इतना। इसको भी तो बड़ी बनानी है, तो 4 2 बच गया है, तो 2 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटा हो जाएगा, 4 2 लिखेंगे मैक्सिमम। अब इसे जब ऐड किया जाएगा तो ये 0 10 का 0 7 8 15 1 16, ठीक है। तो ये 5 था, इसे जब ऐड करेंगे तो 1600 कितना आ जाएगा, 5 2 3 5 और 6 4 10 का 0 और ये आपका 7 और 8 15 1 16, तो ये हो जाएगा 1605। 1605 कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, लिखा है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है कि पत्र का भार दिया है, अब इसमें 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपए चार्ज लगेंगे। पार्सल का भार है कि अगर 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपए लगेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए इसके चार्जेज है, ठीक है। और कहता है दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र जो है, ये जो है 2 पत्र जो है इसमें 20 ग्राम और 35 ग्राम के भार के भेजना चाहती है, तो उसे कितना डाक शुल्क लगेगा ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे सभी को सजा लेते हैं। यहाँ आपको निकालना है 250 ग्राम, फिर 300 ग्राम भार का, फिर यहाँ पे 20 ग्राम भार का, और फिर यहाँ पे 35 ग्राम भार का। अब देखिए इसमें था कि 20 ग्राम 50 ग्राम दो ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 250 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, 50 ग्राम प्लस 200 ग्राम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 300 ग्राम को 50 ग्राम प्लस 250 ग्राम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 20 ग्राम है तो 20 ग्राम रहने दीजिए। 35 ग्राम को क्या करेंगे, 20 ग्राम प्लस 15 ग्राम इसे तोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। अब है कि हमें 50 ग्राम के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 50 ग्राम या उससे कम के लिए कितने, 5 रुपए, तो यहाँ पे 5 रुपए हो जाएंगे। और 200 ग्राम है तो 200 ग्राम में आपका 50 करके 4 बार आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम फिर 50 ग्राम, तो ये कितने बार आएंगे, 4 बार, ठीक है। तो इसमें 50 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, 50 गुना 4, तो कहने का मतलब 50 ग्राम, अब प्रत्येक 50 ग्राम या अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए कितने रुपए हैं, 3 रुपए। तो यहाँ 3 गुने कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे कि नहीं, 3 गुने 4। फिर यहाँ प्लस दीजिए, इस 50 ग्राम के लिए कितने हो जाएंगे, तो देखिए 50 ग्राम के लिए 5 रुपए, अब प्लस 250 ग्राम, तब प्रत्येक अतिरिक्त आपका जो है 50 ग्राम के लिए 3 रुपए, तो इसमें 3 गुने कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 50 में अगर 5 से गुना किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 250। क्लियर है। चलो फिर आपका 20 ग्राम के लिए क्या दिया हुआ है, 5 रुपए, तो इसका 5 रुपए, फिर 20 ग्राम के लिए 5 रुपए, और 20 ग्राम अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम के लिए 2 रुपए, तो यहाँ 2 रुपए कर लीजिए, ठीक है। अब इस सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, वही इसका जो है शुल्क होगा। तो देखिए ये 4 तिहाई 12 और 5 कितना हो गया, 17 रुपए, इधर 5 तिहाई 15, 15 5 20 रुपए, अब प्लस 5 5 10 तो 12, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 रुपीज, ठीक है। तो कितना उसको डाक शुल्क देना पड़ जाएगा, तो 49 रुपए देने पड़ जाएंगे, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है 50 में, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है।
लिखा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या जो है 50 में से घटाई जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याएं का जोड़ क्या होगा। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए, ठीक, मान लीजिए x जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है। मतलब यही संख्या जो है 50 में से अगर घटा दी जाती है तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 50 50 कितना बचा, 100 बचा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन क्या है कि लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो जल्दीबाजी में बहुत आसान सवाल में क्या होता है, गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसमें आपका ट्रेन से रिलेटेड है। कहता है नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ स्टेशन का नाम दिया हुआ है, आने का समय है और प्रस्थान का समय है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। कहता है भोपाल से चेन्नई यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट है, तो भोपाल से चेन्नई का यात्रा का समय, तो यहाँ प्रस्थान हुआ है इतने बजे और आगमन हुआ है इतने बजे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या 21 घंटा 40 मिनट आएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका गलत है। अब है अगला ऑप्शन कि भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट है, तो भोपाल से विजयवाड़ा, ठीक है, यहाँ प्रस्थान हुआ है मतलब यहाँ पे और मतलब 12:05 पे, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है आगमन का समय 14:15, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा ये तो 14 घंटा कुछ होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत है। यहाँ दिया है नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट। अब देखिए नागपुर का आपको दिया है 5:35, ठीक है, और चेन्नई आने का आगमन का समय कितना है 20:45। अब इसे अगर घटाएंगे तो ये आपका कितना आता है 15 घंटे 10 मिनट आ रहा है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन ही क्या है, राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ आगमन और प्रस्थान दोनों के बीच का जो है टाइम का डिफरेंस निकालना है, जो कि निकालेंगे तो आपका ऑप्शन 30 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ दिया है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। कहने का मतलब 3/7 भाग, अगर टोटल 7 को मानते हैं तो इसमें 3 हिस्सा क्या है, पानी है, भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, तो 7 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है तो खाली आपका 4/7 हो जाएगा, ठीक है। कहता है भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो यही ना खाली है, तो खाली में ही ना भरेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 28, तो 1 क्या हो जाएगा टोटल, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में आपकी चीजें होती हैं तो 1 हम टोटल मानते हैं, ठीक है। तो 28 लीटर का वो जो है बीकर होगा, उसकी धारिता क्या होगी 28 लीटर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 30.5 लिखा है, यहाँ 3, तो ये तो होगा नहीं, फिर यहाँ पे 30.5, फिर यहाँ 30.5, ठीक है। तो इनमें आप देखते हैं, फिर यहाँ पे दिया है 3.50, 3.50 और 3.05, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 3 और 4 में कौन बड़ा, तो देखिए यहाँ है 3.05, 3.055, तो ये बड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका मेजरमेंट से। कहता है एक दुकान में 5.3 kg जो है बादाम और 2100 ग्राम जो है किशमिश, तो ग्राम में और चीजें दिए हैं और केजी में तो सबको ग्राम में ही लेके चलेंगे, तो इसको 5300 ग्राम लिख सकते हैं ना,
क्योंकि देखिए जैसे इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 1 जीरो आपका कैंसिल होगा, 5300 ग्राम आएगा। ठीक है, 5.3 kg 5300 ग्राम। किशमिश जो है आपका 2100 ग्राम है, तो 2100 ग्राम किशमिश हो गया। उसके बाद 2.2 जो है आपका काजू दिया है, तो काजू आपका 2.2 kg, तो काजू हो जाएगा आपका 2200 ग्राम। ठीक है, इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका मिश्रण निकालना है, तो मिश्रण निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को मिक्स करते हैं। तो मैथ की भाषा में इसको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये 0, ये 0, फिर यहाँ पे 5, एक 6 और इधर हो जाएगा आपका 4, 5, 9, 9600 ग्राम होगा। और देखिए 2 दर्जन पैकेट बनाने हैं, तो 1 दर्जन में आपके 12 पीस होते हैं, तो 2 दर्जन में कितना, 24। तो 24 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 24 चौका 96, मतलब पर पैकेट जो होगा 400 ग्राम का होगा। ठीक है, 400 ग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे सवाल हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए ऐसे सवालों को बना के देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार को 50 रुपए, अब देखिए सोमवार को 50 रुपए बचाती है, फिर उसके बाद है बुधवार को 100 रुपये बचाती है, फिर उसके बाद है शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। सबसे पहले बचाई कितना, उसे आप ये करिए, 8, 5, 13, 230 रुपये जो है वो बचाती है। और खर्च जो कर देती है, तो बचाए हुए में से ही 60 रुपये खर्च कर रही है, तो शेष कितने बचे उसके पास अब, तो 0, 13 में से 6 गया 7, 170 रुपये जो है बचे। कहने का मतलब एक सप्ताह में वो 170 रुपये ही बचा पा रही है, और उसे जो है 5950 रुपये की मोबाइल फोन खरीदना है। तो इसके लिए कितने सप्ताह उसको बचत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए एक सप्ताह में 170, तो 170 से ही इसको डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 17 से 17 तिया 51, 17 25, तो 35 वीक लग जाएंगे उनको 5950 रुपये बचाने में। ठीक है, 35 सप्ताह, ये भी आपका ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। अब यहाँ पे ये अपने आप में पूछा जा रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। फिर यहाँ है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो 2 अंकों की सम संख्या है तो सभी है। कहता है मैं 3, 4, 6 का 60 गुणज हूँ, तो 3, 4, 6 का 60 गुणज कितने हो जाएंगे, तो मतलब उसका एलसीएम तो 12। ठीक है, उसके बाद और जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, चलिए मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो जब भी इस तरीके का होगा, तो ऐसे तो अगर आपको ट्रिक से अगर बनाना है तो जो संख्या स्क्वायर में दिख जाए वही आंसर, नहीं तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि 9 का गुणनखंड, तो ये तो 12, लेकिन 12 के टेबल में आपका क्या है, 36 आता है, 48 आता है, 56 नहीं आता है, उसे हटा देंगे, और 24 भी आती है। ठीक है, तो 36 का चेक करेंगे कि इसके कितने फैक्टर होते हैं। अगर 9 गुणनखंड है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब 2 आपका कितने बार लिखा है, 2 बार, 3 भी 2 बार। इसमें पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना करते हैं, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 और गुना फिर 2 + 1, ये क्या होगा 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब 36 के ही आपके कितने फैक्टर आ रहे हैं, तो आपके आ रहे हैं ये 9 फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, 36। नेक्स्ट सवाल है, देखिए बाइनरी सिस्टम से आपका सवाल दिया है कि 1 1 0 1 1 और 2 बराबर डैश। देखिए
ये बाइनरी में लिखा है, हमें डेसिमल में इसको लेके आना है, मतलब संख्या में लेके आना है। डेसिमल मतलब संख्या में लेके आना है। कैसे होगा? तो देखिए, इसके लिए जब भी आपको बाइनरी में चेंज करना होता है तो डेसिमल संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करते चले जाएंगे, 2 गुना करते जाएंगे। जैसे 1 है तो 1 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ पे +2। फिर 2 का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। अगर 2 का 2 गुना करते तो यहाँ 4 होता, लेकिन 0 की वजह से ये है। अब 4 होता तो 4 का 2 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। 8 2 10, 10 और 16 26, 1 27। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में हमारा यहाँ पे 27 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप जो है कितने गुना होगा। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, अगर पेरीमीटर इसका निकाला जाए तो 4 से गुना करेंगे 40। अगर इसका जो साइड है 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 20। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 4, ठीक है, ये हो जाएगा 80। तो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया कि नहीं। तो वर्ग के साइड में अगर 2 से गुना करते हैं तो उसका पेरीमीटर भी क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हुआ। क्लियर है। चलिए देखिए, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। लिखा है 46 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं हैं। इस टाइप के आपको एक सवाल तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो क्षैतिज भी हो और ऊर्ध्वाधर भी हो, दोनों हो। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक्स ही है, जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ से भी अगर काटेंगे तो ऊपर और नीचे का दोनों का इमेज एक जैसा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर भी ऐसे काटेंगे तो इधर और इधर इस तरीके से बन रहा है, तो दोनों सेम। इसमें ऐसे भी बन रहा है, दोनों सेम। तो इसमें किसमें है, एक्स में ही है। उसके अलावे आपको न वाई में है, ना ही सी में, ना ही ए में, क्योंकि उसको काटेंगे तो वैसा सेम टू सेम फिगर दोनों में नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो मिरर इमेज जैसा बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर की, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखना। ये पहले नहीं आएगा, है तो लेकिन पहले नहीं आएगा। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना है। सही बात है, पहले कोई ठोस पदार्थ लेंगे, उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे चतुर्थांश में, तब बी पहले आएगा। अब देखिए बी पहले आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो बी पहले आएगा, उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करेंगे चित्र द्वारा दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आएगा चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पे लिखना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, लिखा है कि 72, 28, 36 गुना कितना। तो देखिए इसमें 72 है गुना 28 है बराबर 36 गुना 4 बराबर डॉट डॉट है, तो इसके जगह पे हमने x ले लिया। अब देखिए 36 गुना 72, 4 सत्ते 28, तो x का वैल्यू कितना है आपका 14 आया। अब इसमें कहता है कि 7 का गुणज है 14, तो सही बात है 7 का गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, 14 क्या अभाज्य संख्या होती है, नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर आपका 2 से अधिक होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 से कम है, तो ये 10 से कम है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक सम संख्या है, तो सम संख्या तो है, तो डी भी होगा। कहता है 56 का गुणनखंड है, सही बात है, आपका 56 का इसमें आपका ये फैक्टर होता है। ठीक है, तो ए डी ई आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए ही है, पहला ऑप्शन ही है 1। ठीक है, क्योंकि 56 का फैक्टर 14 चुका 56 भी होता है और ये सभी कंडीशन, तो ये आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे।
अब आपके विद्यालय में अगर दृष्टिबाधित जो है स्टूडेंट लोग हैं तो उनका हेल्प आप कैसे करेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, नहीं। कहता है उन्हें उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों के साथ बिठाकर, नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक स्पेशल कैटेगरी के बच्चे लोग हैं तो उनको एक स्पेशल कैटेगरी के बच्चे के साथ पढ़ाना होगा तो ज़्यादा सही है। कहता है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, तो आपका ऑप्शन 3 ही होगा, क्योंकि इसमें शिक्षण प्रणाली जो होता है दृष्टिबाधित के लिए भी एक स्पेशल शिक्षण प्रणाली है, ठीक है, जिसमें अबेकल सिस्टम ये सब आती है, तो उसमें उन लोगों को अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुना 25 का गुणा इस प्रकार लिखा है। 16 को तोड़ दिया 8 गुना 2, 25 को 5 गुना 5। अब यहाँ 8 5 को एक साथ, 2 5 को एक साथ, 40 गुना 10 और इधर 400 है, वही फैक्टर, ठीक है, वही गुणज है, आएगा 400 ही किसी भी तरीके से गुना करेंगे। तो इस तरीके के नियम को हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रकरण नहीं है? 51 नंबर सवाल है कि गणितीय प्रकरण मतलब गणितीय टर्म्स जो है आपका इसमें नहीं है। तो देखिए, आकलन करना तो है, मार्गदर्शन करना भी है, पक्षांतरण करना भी है, कंठस्थीकरण करना नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। देखिए, आकलन हम लोग अनुमान वगैरह लगाते ही हैं, मन दर्शन भी करते हैं, किसी संख्या को ये प्रदर्शित करते हैं, चित्र वगैरह। इसमें पक्षांतरण करना, जैसे x + y बराबर, अगर इधर z दिया हुआ है, अगर y निकालना है तो z - x इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस पक्ष से उस पक्ष से जाना, पक्षांतरण। तो आपका ऑप्शन डी जो है नहीं है, क्योंकि कंठस्थ नहीं करना, रटना वगैरह नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? कहता है मापन, तो मेजरमेंट भी आता है, वर्गीकरण भी आता है, क्योंकि संख्याएं हम लोग मेजरमेंट वगैरह करते हैं संख्या से, क्लासिफिकेशन भी उसमें पढ़ते हैं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो क्लासिफिकेशन। तो वर्ग समावेशन मतलब इस कैटेगरी में ये सभी वर्ग संख्या को रखा गया है, तो ये सब आते हैं, संरक्षण नहीं आते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। संख्यांक जो होता है किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए माना गया, जैसे 2 4 5 6 7 8 इस तरीके से। दूसरा है कि एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, नहीं। अगर 4 आपको प्रदर्शित करना है तो 4 ऐसे ही लिखेंगे, दूसरा कोई उसका कोटेशन नहीं है कि आप 4 इसको ये दर्शा सकें, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसी तरह लिखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कि ए और बी दोनों शुद्ध है, नहीं। ए और बी दोनों अशुद्ध है, नहीं। ए शुद्ध और बी अशुद्ध। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। बताइए, एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरे टोकरी में 17 संतरे हैं, ठीक है। सब मिलाकर कितने संतरे हैं? इसका मतलब ये योग है। पहला जो ए स्टेटमेंट है ये योग पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एक जो है एक 9,950 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी? तो इसमें मतलब वृद्धि हो रही है, संवर्धन हो रही है। कहता है दोनों ही योग संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, नहीं। ए योग संवर्धन की संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय, नहीं। ए योग की समुच्चय संरचना को और बी जो है संवर्धन की संरचना। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें वृद्धि बता रहा है तो वृद्धि को संवर्धन यहाँ कहेंगे, और यहाँ योग मतलब सिंपली जोड़, ठीक है। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए, ठीक है। तो इसमें पहले क्या आता है? तो लंबाई में संरक्षण की समस्त संख्याओं के संरक्षण के पहले आती है, नहीं। भार के संरक्षण की समझ आयतन संरक्षण के पहले आती है,
या आयतन संरक्षण की समझ जो है द्रव्यमान, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन 2 ही होगा कि भार के संरक्षण की समझ जो है आयतन से पहले आती है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, कहता है 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई नहीं। देखिए पहले क्षेत्रफल होता है, फिर गुणनखंड होता है और परिमाप होता है। तो ये जो टाइल्स है तो उसका पहले क्षेत्रफल, फिर उसका गुणनखंड और ये परिमाप, ठीक, ये उससे रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो यहाँ कहता है कंठस्थ करना, पहले ही काट दीजिए, इस तरीके का वर्ड मिलता है तो पर्याप्त में त्रुटि विधि, चित्रांकन और कंठस्थ करना, कंठस्थ यहाँ पर भी है, काट दीजिए। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, तो रटना भी क्या है, काट दीजिए, एक ही ऑप्शन बचता है। कहता है विवेचना करना और चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गणितीय कौशल में आता है। ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड की वजह से भी छप गया। नेक्स्ट सवाल है, कहता है वेन हीले के स्तर जिस विकास की अवधारणाओं का संकेत करते हैं वो क्या है? तो देखिए वेन हीले जो है ज्यामितीय चिंतन की अवस्थाओं को ये करता है, उस पर थ्योरी ही है, तो इसमें ऑप्शन आपका 4 है। चलिए, राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गठन, विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, अब देखिए छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए? नहीं। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए? सही बात है कि आप डेली के डेली जो आपका दिनचर्या है उससे रिलेटेड अगर आपका मैथ है तो मैथ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है और ये लास्ट है आपका कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणज जैसे कि 0.3 गुना 0.2 0.06 होता है, संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम जो है साधन उचित है? तो इस तरीके का पॉइंट वाले को हमेशा हम लोग ग्राफ पेपर पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जो है इस तरीके का आपका एक बना रहता है, ठीक, और उसमें पॉइंट बाई पॉइंट हर एक चीज को हम लोग उसमें दर्शा सकते हैं, हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ पेपर हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आज का जो था हम लोग मैथ का सवाल किए हैं 30, इसके बाद हम लोग हिंदी और इंग्लिश का भी सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।